हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली थी और अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करके कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज से अराउंड 2500 ईयर्स पहले कुछ जनपद बाकी जनपदों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इनको हम कहते हैं महाजनपद। काफी महाजनपद के पास कैपिटल सिटी भी थी और अक्सर ये कैपिटल सिटी फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब आप सिटी के अराउंड बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बना दो, आइदर वुड से या ब्रिक से या स्टोन से। बट फोर्टिफिकेशन करते क्यों थे? इसके 3 प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं। पहला कि फोर्ट्स इसलिए बनाते थे जिससे लोग प्रोटेक्टेड फील करें, क्योंकि शायद उनको डर रहता होगा कि आसपास के राजा अटैक कर सकते हैं किंगडम को हथियाने के लिए, तो बड़ी बड़ी वॉल्स से उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि कुछ किंग्स दिखाना चाहते हो कि वो कितने ज्यादा रिच और पावरफुल हैं, ऐसी बड़ी इंप्रेसिव वॉल्स बनवा के। और तीसरा रीजन है कि किंग लोगों को ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं जब वो एक फोर्टिफाइड एरिया में रहते हो। जब आपकी सिटी के अराउंड बड़ी बड़ी वॉल्स बनी हैं और आपका बाहर की दुनिया के साथ ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली लोगों को कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन क्या फोर्टिफिकेशन करना, वो भी उस जमाने में, ईजी था? आप मुझे बताइए, अगर इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स बनवानी हो तो क्या वो आसान होगा? ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग लगेगी। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ब्रिक्स या स्टोन्स चाहिए होंगे, और इतनी सारी ब्रिक्स या स्टोन्स को लगाने के लिए और मूव करने के लिए बहुत सारा लेबर चाहिए होगा। तो वो लेबर कहाँ से एक्वायर करेंगे? थाउजेंड्स ऑफ मेन, वुमेन, बच्चे, इनको लेबर की तरह एम्प्लॉय करके इनसे काम करवाएंगे। और इतनी सारी ब्रिक्स एक्वायर करने के लिए, इतने लोगों से काम करवाने के लिए इनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। वो भी सोचिए कितने सारे रिसोर्सेज, अगर पूरी सिटी के अराउंड दीवार बनवानी है तो। एक और खर्चे की बात क्या है? आर्मीज। हमने बात करी थी कि पुराने वाले जो राजा थे ये आर्मीज नहीं मेंटेन करते थे, लेकिन ये जो नए राजा थे ये रेगुलर आर्मीज मेंटेन करते थे। ये अपने सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज भी देते थे और पूरे साल के लिए रखते थे। दैट मीन्स बीइंग अ सोल्जर वाज अ परमानेंट जॉब। और काफी बार वो पेमेंट्स जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन्स से करते थे, ऐसे कॉइन्स जो राजा खुद इशू करते हैं अपने किंगडम के लिए। तो हमने इतने सारे खर्चों की बात कर ली, वॉल्स, लेबर, आर्मी। इसके लिए रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से? टैक्सेस। जी हाँ, टैक्सेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। टैक्सेस वो लोग उस समय भी कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि किंग्स की स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई थी, उनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे, प्लस उनको ऐसे ऑफिसर्स को भी हायर करना था जो ये रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाए, इन रिसोर्सेज का ध्यान रख पाए। तो क्या डिफरेंस आया जनपद और महाजनपद में? जनपद में राजा जो थे वो ओकेजनल गिफ्ट्स जो लोग उनको दे जाते थे उस पे डिपेंड करते थे, लेकिन महाजनपद में राजा ने डिसाइड किया कि वो ओकेजनल गिफ्ट्स पे डिपेंड नहीं होना है। अब हम रेगुलर टैक्स कलेक्ट करेंगे जिससे हमारे पास हमेशा पैसे रहें। आइए टैक्स की लिस्ट देखते हैं कि वो किससे कैसे टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टैक्सेस जो थे वो क्रॉप्स पे थे। ऐसा क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स। जनरली क्रॉप पे टैक्स फिक्स था 1/6 ऑफ वट एवर इज प्रोड्यूस्ड। तो किसान ने जो भी प्रोड्यूस किया उसका 1/6 उसको राजा को टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। इसको वो लोग कहते थे भाग, मतलब शेयर। ये वर्ड तो आज भी हिंदी में यूज होता है। दूसरा टैक्स वो लेते थे क्राफ्ट पर्सन से, जो लोग क्राफ्ट बनाते हैं। प्रोबेबली इनसे टैक्स लिया जाता था लेबर के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीवर है तो उसका टैक्स ये होगा कि वो महीने में एक दिन राजा के लिए काम करेगा। जो एनिमल हर्डर्स थे उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो टैक्स पे करेंगे, और उनसे टैक्स लिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ एनिमल या एनिमल प्रोड्यूस। या तो कोई एनिमल ही दे दे या एनिमल प्रोड्यूस, जैसे दूध, एग्स एक्सेट्रा। और किस चीज पे टैक्स लगता था? जो भी गुड्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, उन पे टैक्स लगता था, मतलब मर्चेंट्स पे। और हंटर्स गैदरर्स को भी टैक्स देना पड़ता था। वो जो भी फॉरेस्ट से लाते थे उस प्रोड्यूस में से वो कुछ हिस्सा किंग को देते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। क्योंकि हमने बात करी मैक्सिमम पीपल वर फार्मर्स, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम के अराउंड एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। पहला, पीपल स्टार्टेड यूजिंग आयरन प्लाउशेयर्स, एंड दूसरा, पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पैडी मतलब राइस के क्रॉप्स। पहले के चैप्टर्स में हमने बात करी थी कि लोग वुड से बने हुए प्लाउज यूज कर रहे थे। आयरन प्लाउज जो थे ये वुड प्लाउज से बेटर थे क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए जो मोटी क्ले जैसी सॉइल होती है जिसके साथ काम करना मुश्किल होता है, आयरन प्लाउज उससे काम करना भी आसान बना देते थे। इस तरह से ज्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस हो पाते थे। और पहले के फार्मर्स बीज को डायरेक्टली ग्राउंड में फेंकते थे, तो जहाँ पे बीज अच्छे से सेटल हो जाती थी वहां प्लांट आ जाता था, बाकी सीड्स वेस्ट हो जाती थी। अब ये लोग क्या करने लग गए थे? बीज को अलग से उगाते थे और जब वो छोटा पौधा बन जाता था उसके बाद उसको फील्ड में प्लांट करते थे।
इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। इस तरह से वो इंश्योर कर पाते थे कि मैक्सिमम सीड्स जो हैं वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएं। इससे ज़्यादा प्लांट सर्वाइव करने लग गए, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया और इन तरीकों से फार्मिंग इम्प्रूव हो गई। लेकिन ये सब सुनने में आसान लग रहा है, बट इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो जनरली ये मेहनत कौन करता था? स्लेव मेन एंड वुमेन, मतलब दास और दासीज, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स। ऐसे एग्रीकल्चर लेबर्स जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता था, तो वो दूसरों के लैंड में काम करते थे। इनको कहते हैं कम्मकारास। अब हम आते हैं मगध पे। 200 साल के अंदर अंदर मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मगध में कई सारे रिसोर्सेज भी थे जिसकी वजह से वो इतना प्रोग्रेस कर गया था। जैसे कि रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स जैसे गंगा या सोन। आपको याद होगा पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। तो इस तरह की बहुत सारी रिवर्स जो हैं ये मगध के थ्रू फ्लो करती थी। और इनके बेनिफिट्स क्या थे? ये ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया प्रोवाइड करती थी, वाटर सप्लाई करती थी, और ये अपने आसपास के लैंड को ज़्यादा फर्टाइल बनाती थी। और कौन से रिसोर्सेज थे? फॉरेस्ट्स। मगध में काफ़ी हिस्से जो थे वो फॉरेस्ट से कवर्ड थे, और इसका बेनिफिट ये था कि इन फॉरेस्ट में जो एलिफेंट्स रहते थे इनको लोग कैप्चर करके आर्मी के लिए ट्रेन कर सकते थे। इन फॉरेस्ट से वो लोग वुड भी एक्वायर करते थे जो वो हाउसेज, चैरियट्स, कार्ट्स ये सब बनाने के लिए यूज करते थे। एक और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मगध में था आयरन ओर माइंस। इस रीजन में आयरन ओर के माइंस पाए जाते हैं और यहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट करके ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स और टूल्स बना सकते थे। मगध की एक और खासियत जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग बना वो थे इसकी रूलर्स। मगध में 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर्स थे, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। इन दोनों ने हर पॉसिबल तरीका यूज किया आसपास के जनपद को कॉन्कर करके मगध को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। यहाँ के एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे महापद्म नंद। इन्होंने भी मगध के पावर को बढ़ाया और अपने कंट्रोल को हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट हिस्से तक पहुंचा दिया। कैपिटल सिटी ऑफ मगध, हमने डिस्कस किया था कि महाजनपदस की कैपिटल सिटीज होती हैं। तो काफी सालों तक मगध की कैपिटल सिटी थी राजगृह। राजगृह का प्रेजेंट डे नाम है राजगीर और ये बिहार में आता है। बाद में मगध का कैपिटल चेंज होके पाटलिपुत्र हो गया था। प्रेजेंट डे में पाटलिपुत्र का नाम है पटना और ये भी बिहार में आता है। ये प्रेजेंट डे बिहार का कैपिटल है। अब हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। इनको काफी बार अलेक्जेंडर द ग्रेट कह के भी मेंशन किया जाता है। आज से अराउंड 2300 ईयर्स पहले यूरोप में एक जगह थी मैसेडोनिया। वहाँ पे एक रूलर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहते थे और पूरी दुनिया के राजा बनना चाहते थे। पूरी दुनिया तो नहीं कॉन्कर कर पाए, लेकिन उन्होंने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के काफी हिस्से कॉन्कर कर लिए थे। उन्हें एक बहुत ही महान वॉरियर माना जाता है। जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचे तो वो बियास रिवर तक पहुंच गए थे, लेकिन उससे आगे उनके सोल्जर्स ने मार्च करने से मना कर दिया और इसलिए अलेक्जेंडर को बियास रिवर से ही वापस जाना पड़ा। वो और अंदर नहीं आ पाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। किंग्स एंड किंगडम्स मतलब एक राजा जो पूरे किंगडम पे राज करते हैं, इसको हम कहते हैं मोनार्की। ये तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, लेकिन उस समय कुछ एरियाज में एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी थी जिसको कहा जाता है गण या संघ। इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है वज्जी, जिसकी कैपिटल सिटी थी वैशाली। ये भी प्रेजेंट डे बिहार में आती है। गण या संघ ये क्या होता है? इसमें सिर्फ एक राजा नहीं होते थे, बट देयर वर मेनी रूलर्स। कभी कभी तो एक संघ में थाउजेंड्स ऑफ लोग हो सकते हैं जो सभी राजा होते हैं और वो सभी रूल करते हैं। ये राजा जो थे ये साथ में रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे, असेंबलीज में मिलते थे और इम्पोर्टेंट डिसीजन सब साथ में लेते थे। लेकिन विमेन, दास और कम्मकारास मतलब जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, दीज पीपल वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन असेंबलीज। गौतम बुद्ध जी और महावीर जी दोनों ही गण या संघ का हिस्सा थे। संघ में कैसी लाइफ होती है इसका सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन हमें काफी बुद्धिस्ट बुक्स में मिला है। ऐसी ही एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है दीघ निकाया। ये अराउंड 2300 ईयर्स पहले लिखी गई थी और इसमें गौतम बुद्ध जी की काफी सारी स्पीचेस भी हैं। दीघ निकाया जो बुक है इसमें वज्जी को लेके भी एक अकाउंट मतलब एक डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। अजातशत्रु या अजातशत्रु जो हम जानते हैं कि मगध के एक पावरफुल रूलर थे, वो वज्जी को अटैक करना चाहते थे। उन्होंने वत्स्यकारा नाम के अपने एक मिनिस्टर को गौतम बुद्ध जी के पास भेजा उनसे इस मामले में एडवाइस लेने के लिए। गौतम बुद्ध जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या वज्जीज जो हैं ये अभी भी पूरी असेंबली लगा के अच्छे से मिलते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन साथ में लेते हैं? तो मालूम पड़ा कि हाँ, वो अभी भी ये रूल फॉलो करते हैं। तब गौतम बुद्ध जी ने रिप्लाई किया कि वज्जीज हमेशा प्रॉस्पर करते रहेंगे और उन पे अटैक नहीं हो पाएगा जब तक वो इसी तरह से पब्लिक असेंबलीज रखते रहें, उसको फॉलो करें
साथ में मिलके डिसीजंस लें, जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करें, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी बात सुने, उनको सपोर्ट करें। वजी की जो विमेन हैं उनको कोई कैप्चर ना करे या उनके साथ कोई ज़बरदस्ती ना करे। चैत्य मतलब जो लोकल श्राइन्स होते हैं उनको अच्छे से मेंटेन किया जाए हर टाउन या विलेज में। और सेंट्स मतलब ऋषि मुनि, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी बिलीफ के हों, उनको रिस्पेक्ट किया जाए और फ्रीली आने जाने दिया जाए। जब तक वजीज इस बात का ध्यान रखेंगे तब तक वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और उन पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा। पावरफुल किंगडम्स के राजाओं ने काफ़ी बार कोशिश करी संघ को कॉन्कर करने की, लेकिन संघ हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे और बहुत लंबे समय तक चले। उनका खात्मा हुआ अराउंड आज से 1500 ईयर्स पहले, जब आखिरी के बचे हुए गण या संघों को गुप्ता रूलर्स ने कॉन्कर कर लिया। इस टाइम के अराउंड इंडिया में क्या हो रहा था ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसी टाइम के अराउंड मतलब आज से 2500 ईयर्स पहले एथेंस, ग्रीस, यहाँ पे एक दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो हो रही थी विच वॉज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये अराउंड 200 साल तक चली और इसमें 30 ईयर्स से ऊपर जितने मेल्स थे जो फ्री मैन माने जाते थे, इनको फुल सिटीजन्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो किसको सिटीजन्स नहीं मानते थे? विमेन को, फॉरेनर्स जो वहाँ पे मर्चेंट्स की तरह या क्राफ्ट पर्सन्स की तरह एथेंस में रह रहे हैं उनको, और स्लेव्स को। एथेंस में उस समय कई हजारों स्लेव्स थे जो माइंस में, फील्ड्स में, घरों में या वर्कशॉप्स में काम करते थे। तो विमेन, फॉरेनर्स एंड स्लेव्स वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स एंड ऑल फ्री मैन अबव द एज ऑफ 30 वर कंसिडर्ड फुल सिटीजन्स। वहाँ पे असेंबली होती थी एटलीस्ट 40 टाइम्स इन 1 ईयर, जिसमें इंपॉर्टेंट मैटर्स डिसाइड किए जाते थे। हर सिटीजन इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस की जो अपॉइंटमेंट्स होती थी ये लॉटरी सिस्टम से होती थी, मतलब जो भी अपने आप को सिलेक्ट करवाना चाहता है वो अपना नाम दे देगा और फिर लॉटरी सिस्टम से कुछ नाम निकाले जाएंगे और उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और सारे सिटीजन से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि उनको आर्मी और नेवी में सर्व करना पड़ेगा। तो उस समय एथेंस बहुत ही ज़्यादा एडवांस था और डेमोक्रेसी जो आज मैक्सिमम नेशंस में फॉलो होती है वो एथेंस में उसी समय फॉलो हो रही थी। इसी के साथ हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।